Hello everyone, welcome to all. My name is Varun Sharma and you are watching my channel Insight of Physics. I hope you all are stay safe and healthy during COVID-19 pandemic period. बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स का लेक्चर सेकंड इंटीग्रेशन लेक्चर को समझने से पहले लेक्चर फर्स्ट में जो हमने डिफरेंशिएशन कंसेप्ट और उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डिस्कस की है उससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने उसी टॉपिक को डिस्कस किया है। आपको इसलिए मैं बोल रहा हूं डिफरेंशिएशन वीडियो लेक्चर देखने के लिए क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो अगर आपका डिफरेंशिएशन कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको इंटीग्रेशन उतना ही इजीली समझ आ जाएगा। आप उस वीडियो लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा बच्चों। और अगर आप इनसाइट ऑफ फिजिक्स चैनल पे नए हैं तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा इनसाइट ऑफ फिजिक्स चैनल को और मेरे अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड वेल प्रिपेयर्ड नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है https://t.me/insightofphysics जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा स्टूडेंट्स। और अगर आपने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो स्टूडेंट जल्दी से जल्दी उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और फिजिक्स से रिलेटेड वेल प्रिपेयर्ड नोट्स, असाइनमेंट्स और टेस्ट को वॉच कीजिएगा और इंजॉय कीजिएगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, let's start the today's lecture of integration. The content of today's lecture of integration is introduction of integrations, notations of integrations, basic formulas of integration, comparison of indefinite integral and definite integral, and problems based on integration. So students, start करते हैं introduction of integration. इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को दो टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए स्टूडेंट। और दोनों टॉपिक में से पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन का यूज क्या होता है और डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। डिफरेंशिएशन को हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया है स्टूडेंट। मैं एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही लिमिटिंग प्रोसेस है। कैलकुलस एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, उसी में ये दोनों एक लिमिटिंग प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन चीजों को डिवाइड करता है जबकि इंटीग्रेशन को हम यूज करते हैं एक ऐसे लिमिटिंग प्रोसेस के तौर पे जिसमें हम चीजों को सम अप करते हैं, समेशन करते हैं। चाहे वो हम एरियाज को सम अप कर रहे हो बेसिकली, चाहे हम लार्ज नंबर ऑफ एरियाज को सम अप करके एक होल एरियाज में कन्वर्ट कर रहे हो। सो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है समेशन से, लेकिन लिमिटिंग कंडीशन में अगर हम ये समेशन अप्लाई कर रहे हैं देन इट विल बी नोन एज इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन का एग्जिस्टेंस है उसके लिए सबसे पहला कंट्रीब्यूशन आर्किमिडीज का रहा है। आर्किमिडीज ने 287 से 212 बीसी के बीच कुछ सॉलिड बॉडीज को कंसीडर करा। उनमें से पहली जो सॉलिड बॉडी उन्होंने कंसीडर करी दैट विल बी अ स्फीयर, सेकेंड वन इज कोन एंड द थर्ड वन इज पैराबोलाज। और भी काफी सारी सॉलिड बॉडीज को उन्होंने कंसीडर करा। इन सॉलिड बॉडीज का उन्होंने सरफेस एरियाज कैलकुलेट करा और वॉल्यूम्स भी कैलकुलेट करा। और वॉल्यूम्स और सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए उन्होंने कुछ फॉर्मूलाज भी सजेस्ट करे। लेकिन जब क्वेश्चन उनके सामने आया कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व दे रखा है जो बेसिकली ना तो किसी सॉलिड बॉडीज की शेप में है, ना ही किसी रेक्टेंगुलर शेप में है, ना ही स्क्वायर शेप में है, तो उस केस में उस कर्व का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज था आर्किमिडीज के सामने। तो आर्किमिडीज ने तभी एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा इंटीग्रेशन, और बहुत ही मॉडर्न वे में इंट्रोड्यूस करा। मॉडर्न वे में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे फंक्शन का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। फंक्शन कंसेप्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? फंक्शन कंसेप्ट का मतलब होता है टुडे एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो हम डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स में। जैसे कि आप लोगों ने 9th 10th में एल्जेब्रिक फंक्शन को स्टडी किया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टडी किया होगा, और जो बच्चे 11th में हैं वो
लोगरिथमिक फंक्शन को भी स्टडी करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी स्टडी करेंगे। तो ये कुछ फंक्शंस है जिनको हम स्टडी करते हैं। तो इन्हीं के रिलेटेड जो हम फंक्शंस को यूज करके इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो उसे फंक्शन कंसेप्ट बोला जाता है। तो उस केस में फंक्शन कंसेप्ट को बिना यूज करे आर्किमिडीज ने इंटीग्रेशन कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्किमिडीज ने ही सबसे पहली बार इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस किया था, वो भी मॉडर्न वे में। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है गॉस का, जिन्होंने अलग अलग फंक्शंस के इंटीग्रेशंस को लेकर एक टेबल ड्रॉ करी और ग्राफ्स भी ड्रॉ करा उन अलग अलग फंक्शंस का, और ग्राफ के थ्रू इंटीग्रेशन भी फाइंड करा गॉस ने। और लास्ट जो कंट्रीब्यूशन होता है इस फील्ड में, दैट वन इज लेबनीज एंड न्यूटन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये दोनों फिजिक्स ने ही मिलके एक थ्योरम दी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। क्लियर हुआ? जो कि हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस की है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया रिप्रेजेंट करती है कैलकुलस की फील्ड में, और वो आइडिया ये है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बोथ आर द रिवर्स प्रोसेस विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। इसीलिए ये जो आइडिया है इसे रेवोल्यूशनरी आइडिया भी बोला था हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलस की ब्रांच में। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हम इंटीग्रेशन को स्टडी क्यों कर रहे हैं। उसके लिए पहले आपको एक ग्राफ देखिएगा जो कि आपको स्लाइड में शो कर रखा है, और उस ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया एक फंक्शन के थ्रू, और वो फंक्शन है y इक्वल्स टू fx। और इस ग्राफ के अंडर एक एरिया आ रहा है जिसे रिप्रेजेंट किया गया है ब्लू कलर से, और मार्क करा गया है कैपिटल A और क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है कि आपको अगर ऐसा कर्व दे दिया जाए और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर हम लोगों को इंटीग्रेशन कंसेप्ट का यूज करना होता है। तो मेन इंपॉर्टेंस क्या है इंटीग्रेशन की, कि इंटीग्रेशन कंसेप्ट तब यूज किया जाता है जब आपको एरिया कैलकुलेट करना हो किसी कॉन्टिन्यूअस कर्व का जो कि फ्री हैंड स्मूथ कर्व हो। इंटीग्रेशन का यूज क्यों किया जाता है? मेनली इंटीग्रेशन का यूज तभी किया जाता है जब हमारे को फ्री हैंड स्मूथ कॉन्टिन्यूअस कर्व का एरिया फाइंड करने के लिए बोला जाए। तो सो स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन बेसिकली एक समेशन प्रोसेस है किसका? एरियाज का। जो इंडिविजुअल एरियाज आपने फाइंड आउट किए उन इंडिविजुअल एरियाज का समेशन प्रोसेस है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंडर, और वो भी कर्व जो कवर करता है एक्स एक्सिस के साथ। सो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन एक लिमिटिंग प्रोसेस है जिसमें हम कर्व जो आपको रिप्रेजेंट किया गया है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, उसको हम डिवाइड करते हैं लार्ज नंबर ऑफ n स्ट्रिप्स में, और हर एक स्ट्रिप्स की शेप अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगुलर होती है, हर एक स्ट्रिप्स की विड्थ अप्रोक्सीमेटली आइडेंटिकल होती है। तो उन हर एक स्ट्रिप्स का जब एरियाज को हम समेशन करते हैं अंडर द लिमिटिंग कंडीशन, तो जो कर्व के अंडर जो एरिया कवर अप होता है, होल एरिया जो कवर अप होता है सर्टेन लिमिट्स के अंडर, उसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? स्टूडेंट, सपोज करते हैं एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, और उसकी वेलोसिटी क्या है? स्मॉल v। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कैपिटल S डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की? ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरीके से अगर आपको एक्सीलरेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए बोलूं और आपको अगर पोजीशन y दे रखी है और टाइम t दे रखा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt, और पोजीशन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं हम? d2y अपॉन dt स्क्वायर। अब अगर वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो वेरिएबल है और वो वेरी कर रही है एक कर्व के अलोंग, और उस कर्व को रिप्रेजेंट किया गया एक फंक्शन के थ्रू v इक्वल्स टू ft, और वो कर्व आपको राइट हैंड साइड में फिगर में शो किया गया है। उस कर्व के अंडर एक एरिया कवर्ड हो रहा है टाइम इंटरवल t1 से t2 तक।
तो अगर इस टाइम इंटरवल T1 से T2 तक जो एरिया कवर्ड हो रहा है कर्व के अंदर, उस एरिया को अगर फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पार्टिकल T1 से T2 टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, ये एरिया ही हमें बताएगा। अब क्वेश्चन आता है कि एरिया VT कर्व का हमें ऑलरेडी पता है, वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताता है, और वो एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए, अब क्वेश्चन ये आता है। तो अब यहीं पे कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन को कैसे अप्लाई किया जाए वो देखना है। उसी के लिए ये जो एरिया कवर्ड कर रहा है कर्व एक्स एक्सिस के साथ टाइम इंटरवल T1 से T2 तक, उस होल एरिया को हमने कुछ स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर लिया। कुछ स्ट्रिप्स में क्यों कन्वर्ट करा, क्वेश्चन ये आता है। स्ट्रिप्स में कन्वर्ट इसलिए करा क्योंकि हमें पूरे कर्व का एरिया तो नहीं पता है, क्योंकि वो किसी सॉलिड फिगर की शेप में नहीं है। तो हमने उस पूरे एरिया को कुछ ऐसी शेप्स में कन्वर्ट कर लिया जिनका एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने इस पूरे एरियाज को कुछ स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर लिया, और हर एक स्ट्रिप की शेप अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगुलर है, कंप्लीटली रेक्टेंगुलर नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्यों कंप्लीटली रेक्टेंगुलर नहीं है? क्योंकि फिगर में आपको एक एरो दिखा रखा है, एरो उसी वैकेंट स्पेस को दिखा रहा है जो बचा हुआ है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के ऊपर, तो इसीलिए अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगुलर बोला गया है। अब जो टाइम इंटरवल है वो T1 से T2 है, क्योंकि T1 से T2 के बीच में ही हमें एरिया कैलकुलेट करना है, और हर एक स्ट्रिप की जो विड्थ है वो है डेल्टा टी। आइडेंटिकल स्ट्रिप्स हमने मानी है, ठीक है। तो जो एरिया होगा हर एक स्ट्रिप का वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के थ्रू। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम सभी जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ वन स्ट्रिप को किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया हमने? D कैपिटल S, और लेंथ कितनी हो गई? V1 अगर पहली स्ट्रिप का कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर सेकंड का कैलकुलेट कर रहे हैं तो V2, और अगर nth का कर रहे हैं तो Vn। तो V1 इंटू dt। अब हर स्ट्रिप का जैसे हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया, तो जैसे ही हमें पूरे एरिया फाइंड आउट करने की बात आई तो हम क्या करेंगे? उनका एडिशन करेंगे इंडिविजुअल एरियाज का। तो जैसे ही हमने सभी स्ट्रिप के एरियाज को ऐड करा तो हमें पूरे कर्व का एरिया मिल गया। और अगर हमने ये कंडीशन मानी कि जो n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हमने बनाई थी इस कर्व के अंडर जो एरिया कवर हो रहा था, वो n जो वैल्यू है वो काफी लार्ज है, वेरी वेरी लार्ज है। काफी लार्ज होने का मतलब क्या है? इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइंड है, उसे आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो उस केस में हर स्ट्रिप्स को हम थिन कंसीडर कर सकते हैं। थिन कंसीडर करने का क्या मतलब है कि उन हर एक स्ट्रिप की जो विड्थ है वो इतनी नेग्लिजिबल है कि वो अप्रोच कर रही है जीरो की ओर। तो उस केस में क्या होगा? जो ds होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट हो जाएगा, जो कवर्ड किया जा रहा है पार्टिकल के कारण T1 से T2 के बीच में। तो कैपिटल S इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स टू 1 अप टू n, क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी है? n है, और पहली स्ट्रिप का एरिया V1 है और D2 है। इसी तरह से सेकेंड स्ट्रिप के लिए एरिया कितना होगा? V2 इंटू dt, थर्ड स्ट्रिप के लिए V3 इंटू dt, और फोर्थ स्ट्रिप के लिए V4 इंटू dt, और अगर ith स्ट्रिप की बात की जाए तो Vi इंटू dt। तो S इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स टू 1 अप टू n Vi इंटू dt। अगर हर एक स्ट्रिप को जो हमने ड्रॉ करी है, अगर हर एक स्ट्रिप अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल है, अप्रोक्सीमेटली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर एक रेक्टेंगल के ऊपर कुछ ना कुछ स्पेस लीव हो रहा है जो कर्व के अंडर कवर अप हो रहा है। तो इसीलिए अगर हम हर एक स्ट्रिप को अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल मान लेते हैं तो बहुत ही कम वेरिएशन के कारण हर एक स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो हम रेक्टेंगल के एरिया के थ्रू कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर ऊपर जो हमने सम कैलकुलेट किया है कैपिटल S इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स टू 1 अप टू n Vi इंटू dt, अगर हम उस पर लिमिट लगा दे n टेंस टू इंफिनिटी, जो नंबर ऑफ स्ट्रिप है वो काफी लार्ज है, तो उस केस में वो समेशन क्या बोला जाएगा? इंटीग्रल बोला जाएगा वेलोसिटी v का t के रेस्पेक्ट में टाइम इंटरवल T1 से T2 के बीच में। क्लियर हुआ? और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि समेशन और इंटीग्रेशन में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। समेशन हम यूज करते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए, जब हमारे पास वैल्यूज कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है। अगर वैल्यू कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है, तो समेशन यूज करेंगे हम, और अगर वैल्यू कॉन्टिन्यूअस है तो हम समेशन यूज नहीं करेंगे, हम इंटीग्रेशन साइन का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? अगर हमारे पास फंक्शन है या वैल्यू है वो कैसी दे रखी है? कॉन्टिन्यूअस दे रखा है।
तो अपर जो हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है समेशन का, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम लिमिटिंग कंडीशन लगा दे, कैपिटल एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन T1 से T2 v dt में। क्लियर हुआ। और यहां पर v dt क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ith अगर होगा तो vi लिखेंगे, अगर हमने फर्स्ट स्टेप लिखे तो v1 dt लिखेंगे, और अगर nth स्टेप लिखे तो vn dt लिखेंगे। क्लियर हुआ। अगर कोई फंक्शन है कैपिटल f, उसे हम एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं स्मॉल f अनदर फंक्शन का इंटरवल i में, कब, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है fx का वो किसके इक्विवेलेंट आ जाए, स्मॉल fx के, और हर एक x की वैल्यू के लिए जो इंटरवल में लाई करती है। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन हमने जो करा है कैपिटल fx का, अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद स्मॉल fx आ रहा है और उस स्मॉल fx का इंटीग्रेशन करने के बाद वापस कैपिटल fx आ जाता है, तो उस केस में कैपिटल fx को क्या बोला जाएगा, एंटी डेरिवेटिव बोला जाएगा या इंटीग्रेशन बोला जाएगा, किसका, स्मॉल f का। क्लियर हुआ। इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और स्टार्टिंग में इस लेक्चर के। सो इंटीग्रेशन को हम क्या भी बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हैं। अब राइट हैंड साइड में आपको एक फिगर दिखा रखी है जिसमें कंपैरिजन किया गया है ग्राफिकली तौर पर डेरिवेटिव का और इंटीग्रल का। क्लियर हुआ। तो डेरिवेटिव को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो डेरिवेटिव के लिए हमें एक डिफरेंशियल ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स, फंक्शन कोई भी हो सकता है, एफ एक्स हो सकता है, जी एक्स हो सकता है उसके साथ, तो डी बाई डी एक्स, एफ एक्स हमने यहाँ पे फंक्शन मान रखा है तो डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स हो गया। इंटीग्रल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रल एफ एक्स और डी एक्स। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में कि डेरिवेटिव जो होता है एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, वो क्या बताएगा, उस फंक्शन का जो कर्व बनाया है, एफ एक्स फंक्शन का जो कर्व बनाया है, उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है, उस टेंजेंट के स्लोप के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा डेरिवेटिव। जबकि इंटीग्रल क्या बताएगा, उस फंक्शन का जो कर्व आपने ड्रॉ किया है, उस कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है बिटवीन आर टू डेफिनेट लिमिट्स, उसके बारे में आपको बताएगा इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो सिंपली, अगर आप लोगों ने एस देखा हो और उस एस को, कैपिटल एस को मैं वर्टिकली एक्सटेंड कर दूं, एस देखा है ना अल्फाबेटिकल एस, उसको अगर मैं वर्टिकली एक्सटेंड कर दूं तो बिल्कुल वैसा ही सिंबल आपको शो होगा जैसा इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, अगर मैं उसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन करने के बाद एक अनदर फंक्शन आता है कैपिटल एफ एक्स और साथ में प्लस सी भी आता है। प्लस सी का मतलब जब भी प्लस सी आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, तो आप लोग ये समझ जाइएगा कि जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो कोई भी दो डेफिनेट लिमिट्स के बीच में नहीं हो रहा है, वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में ही कैपिटल सी इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर हुआ। जो यहां पर कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आपको रिप्रेजेंट किया गया है, इसको हमने एक फंक्शन, अनदर फंक्शन से रिप्रेजेंट कर दिया जी एक्स से। तो जो फंक्शन जी एक्स होगा उसे हम क्या बोल सकते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, किसका, फंक्शन एफ एक्स का। और एफ एक्स को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड क्या होता है, वो फंक्शन जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हो। और c क्या है, यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जो इंट्रोड्यूस किया गया है। dx क्या होता है, वेरिएबल होता है इंटीग्रेशन का। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और जो एक्सप्रेशन है आपको होल एक्सप्रेशन इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, वो क्या होता है, उसे हम इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं एफ का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल को आपको ग्राफिकली तौर पे भी आपको समझाया गया है। यहाँ पर दो ग्राफ दिखा रखे हैं कि किस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल में जो कर्व के अंडर जो एरिया होता है वो कोई दो डेफिनेट लिमिट के बीच में नहीं होता है, इसलिए नोटेशन होता है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। और जबकि डेफिनेट इंटीग्रल में जो एरिया होता है अंडर द कर्व वो दो डेफिनेट लिमिट के बीच में होता है, वो लिमिट यहाँ पर ए और बी है। तो एरिया जो होगा वो ए और बी लिमिट के अंडर है, तो इसलिए इंटीग्रल क्या बन गया, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। जो डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो सिंबल और नोटेशन है उसे आपको स्लाइड में भी शो किया गया है। ए और बी यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट्स है, यहाँ पर एफ एक्स इंटीग्रेंड है जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और डी एक्स वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बोला जाता है, इंटीग्रल ऑफ एफ
फ्रॉम ए टू बी बोला जाता है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में बस क्या डिफरेंस आता है कि एक डेफिनेट लिमिट के अंडर हम कभी भी क्या नहीं करते, इंटीग्रेशन नहीं करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में। हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है। स्टूडेंट नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। अगर आपको जो फंक्शन रिप्रेजेंट किया गया है उसमें एक से ज्यादा टर्म या तो एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, तो जो डेरिवेटिव होता है सम का, वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब हम किसी फंक्शन जो सम की फॉर्म में दे रखा है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, सम ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द रेस्पेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उसमें जो भी टर्म आपको दे रखी है, मान लीजिए फर्स्ट टर्म fx दे रखी है, सेकंड टर्म gx दे रखी है, दोनों या तो एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में, अगर मैं उनका डिफरेंशिएशन करूंगा उस पूरे फंक्शन को एक फंक्शन मानकर, तो जो डिफरेंशिएशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एडिशन पे भी और सब्ट्रैक्शन पे भी। इसी तरीके से इंटीग्रल भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर मैं इंटीग्रेशन करूं फंक्शन fx प्लस माइनस gx का, तो इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। तो पहले इंटीग्रेशन साइन किसके साथ आएगा, fx के साथ, तो इंटीग्रल fx dx, पहले fx का इंटीग्रेशन होगा प्लस माइनस, फिर नेक्स्ट gx का इंटीग्रेशन होगा। क्लियर हुआ? तो जो एक्सप्रेशन होता है इंटीग्रल fx dx, इसी को हम इंडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं f का x के रेस्पेक्ट में। क्लियर हुआ? जो सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, वो सबसे पहली बार मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसने इंट्रोड्यूस किया था, गॉटरेड विलियम लेबिनिज। इससे पहले भी लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला है, उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला है कि जब भी हम कोई भी कांस्टेंट हमें टर्म दे रखी होती है, उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगा, बट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कभी भी जीरो नहीं होता है। तो मान लीजिए हमारे को एक कांस्टेंट टर्म दे रखी है जीरो, उसका एक्स के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो वो क्या आएगा, सी आएगा, जीरो नहीं आएगा यहां पर, जैसे डिफरेंशिएशन में आता है। अब सेकेंड फॉर्मूले की ओर मूव करते हैं। अगर आपको फंक्शन किसकी फॉर्म में दे रखा है, के एक्स की फॉर्म में दे रखा है, जहां पर k क्या है, कांस्टेंट है, और x एक वेरिएबल है, और उसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं अगर x के रेस्पेक्ट में, तो आप जानते हैं x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो k रिजल्ट आ जाता है kx फंक्शन का। जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो रिजल्ट क्या आता है, k। लेकिन अगर यही फंक्शन आपको दे रखा है k dx, kx नहीं दे रखा है, k dx दे रखा है, और उसका इंटीग्रेशन करने को बोला जाए, तो k कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से। पहली बात याद रखिएगा कि जब भी ऐसा केस आता है, कांस्टेंट है और आपको इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट टर्म को आप बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो kx प्लस c क्यों है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसीलिए। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला थर्ड। जब फंक्शन आपको किसकी फॉर्म में दे रखा है, एडिशन की फॉर्म में दे रखा है, तो आपको ऑलरेडी मैंने नोट पॉइंट में भी बताया है कि डिफरेंशिएशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, और इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो डी बाई डी एक्स fx प्लस माइनस जी एक्स एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स। इसका मतलब जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे fx प्लस माइनस जी एक्स का, तो पहले fx का डिफरेंशिएशन होगा प्लस माइनस, फिर gx का डिफरेंशिएशन होगा। ऐसे ही इंटीग्रेशन में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे fx प्लस माइनस gx का, तो पहले fx का इंटीग्रेशन होगा प्लस माइनस, फिर अनदर टर्म gx का इंटीग्रेशन होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो केस आता है, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर जो फॉर्मूला नंबर सेकंड हमने पढ़ा है उसमें x की जगह कोई फंक्शन होता, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो डिफरेंशिएशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डी बाई डी एक्स के एफ एक्स इक्वल्स टू के एफ एक्स लिख सकते हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो के एफ डैश एक्स। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको एक कांस्टेंट दे रखा है, एक साथ में फंक्शन दे रखा है, और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट बाहर लीजिएगा, फिर फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स डी एक्स का प्लस सी आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट जो मोस्ट बेसिक फॉर्मूला आ रहा है इंटीग्रेशन का, जैसे हमने एक डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में भी एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन में भी एक बेसिक फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन में बेसिक फॉर्मूला क्या था, उस बेसिक फॉर्मूला को हमने डिफरेंशिएशन में पावर रूल भी बोला था, इसे याद कीजिएगा। तो x की पावर n अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर n का, x के रेस्पेक्ट में x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और साथ में c आएगा। इसका मतलब एक पावर बढ़ जाएगी x की,
जबकि डिफरेंशिएशन में क्या होता था, एक पावर घटती थी। अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन देखे x के रेस्पेक्ट में, तो n x की पावर n माइनस 1, एक पावर घट रही है। क्लियर हुआ? तो जो पावर रूल होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन फॉर्मूले का, वो तभी वैलिड होता है जब n की वैल्यू -1 के बराबर नहीं होगी। जो पावर रूल होता है इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज में, उसके कुछ कॉन्स्टेंट्स होती है, उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर n की वैल्यू -1 होगी तो वो फॉर्मूला कभी वैलिड नहीं होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर n की वैल्यू आप अपर फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है x की पावर n dx का इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 अपॉन n+1+c, वहां पर अगर आप n की जगह -1 रख देंगे तो रिजल्ट में जो रिजल्ट आया है आपका x की पावर -1+1 अपॉन -1+1, नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए जो इंटीग्रेशन होगा फंक्शन का वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज की ओर। अगर फंक्शन कैसा नहीं दे रखा है, एल्जेब्रिक नहीं दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, तो आपको कुछ फॉर्मुलेज दे रखे। इन सभी फॉर्मुलेज में से सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ फॉर्मुलेज क्लास 11 फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसे हम पावर रूल बोलते हैं, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड फॉर्मूला 1/x dx। अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है 1/x, उसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, log x, वो भी x को हम क्या रखेंगे, मॉड में। ऐसा इसीलिए क्योंकि log कभी भी नेगेटिव नंबर पर अप्लाई नहीं होता। मॉड ऑपरेटर इसलिए लगाया गया है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव भी हुई तो मॉड ऑपरेटर उसे पॉजिटिव बना देगा। तो log कभी भी नेगेटिव नंबर पे डिफाइन नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, e की पावर x dx का डिफरेंशिएशन आप जानते हो क्या आता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन आता है e की पावर x। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो भी क्या आएगा, e की पावर x का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं x के रिस्पेक्ट में तो भी e की पावर x ही आएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है फॉर्मूला b की पावर x dx, अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है तो फॉर्मूला फाइनल जो रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन का वो क्या आएगा, b की पावर x अपॉन log b। अब क्वेश्चन आता है बच्चों का, सर यहां पर हमने मोड क्यों नहीं लिया, तो यहां पर भी मोड होगा, इस बात को मैं क्लियर कर दूं। यहां पर फॉर्मूले में शो नहीं कर रखा है, बट मोड होगा यहां पर, क्योंकि लॉ अभी भी मैं बता के आया हूं नेगेटिव नंबर पे डिफाइन नहीं होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है sin x dx है। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस cos x, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x का माइनस sin x। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस, क्योंकि डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x हुआ। अब जो sin x आया उसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस cos x। क्लियर हुआ? अब cos x की अगर हम बात करें तो cos x का जो बेसिकली इंटीग्रेशन अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, sin x। और आपको याद हो तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। इसका मतलब sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, बट cos x का इंटीग्रेशन sin x है, तो रिवर्स हो गया। क्लियर हुआ? और हर एक फॉर्मूले में प्लस c भी जरूर ऐड होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x। cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x। sec x 10x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x। और cosec x cot x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cosec x। क्लियर हुआ? अगर आपको सिर्फ और सिर्फ sec x dx दे रखा है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod sec x प्लस 10x। अगर cosec x dx दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन log mod cosec x माइनस cot x। अगर आपको 10x दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod sec x। और अगर cot x दे रखा है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod sin x। अब नेक्स्ट आते हैं, ये जो दो लास्ट में जो फॉर्मूले दे रखे हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए कोई कांस्टेंट टर्म है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। और नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए। बट इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 लेना है, a लेस देन 0 नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने a लेस देन 0 लिया तो नेगेटिव वैल्यू आएगी और साइन इनवर्स जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू पे यहाँ पर डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया है अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो इंटीग्रेशन नॉट डिफाइन की ओर अप्रोच करने लगेगा। क्लियर हुआ? सो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कंपैरिजन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं
डेफिनेट इंटीग्रल में जो फंक्शन होता है उसको इंटीग्रेट किया जाता है एक डेफिनेट लिमिट्स के में अंडर, और वो डेफिनेट लिमिट्स में से जो इनिशियल लिमिट होती है उसे लोअर लिमिट बोला जाता है और जो फाइनल लिमिट होती है उसे अपर लिमिट बोला जाता है। बट एक बात याद रखिएगा, जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो कोई फंक्शन नहीं होता है, वो एक परफेक्ट नंबर होता है। जब आप डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हो तो एक परफेक्ट नंबर आता है, कोई फंक्शन नहीं आता है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर हुआ? लेकिन अगर मैं बात करूं इनडेफिनेट इंटीग्रल की, तो वो सॉल्व करने के बाद कोई परफेक्ट नंबर नहीं आता है, वो एक परफेक्ट फंक्शन आता है। एक फंक्शन एल्जेब्रिक फॉर्म में भी हो सकता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी हो सकता है, मे बी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो सकता है। सो वो एक फंक्शन की फॉर्म में होगा, एक परफेक्ट नंबर की फॉर्म में नहीं होगा। इसी को आपको ग्राफिकली तौर पे भी रिप्रेजेंट किया गया है। फिगर में आपको ज्योमेट्रिकली और एनालिटिक फॉर्म में डेफिनेट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट किया गया है। ज्योमेट्रिकली अगर आप देखेंगे तो दो डेफिनेट लिमिट, इनिशियल और फाइनल लिमिट, जिसे आप लोअर और अपर लिमिट के बीच में एक एरिया रिप्रेजेंट कर रखा है, और वो जो एरिया है वो कौन किसके अंडर है? फंक्शन y इक्वल्स टू fx के अंडर है। तो ये जो एरिया है, यही एरिया इस फंक्शन fx के डेफिनेट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन द लिमिट a एंड b। क्लियर हुआ? इसी को अगर मैं एनालिटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो कैपिटल A इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b fx dx, ये एनालिटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की, जिसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है स्टार्टिंग में भी। अगर आपके पास कोई फंक्शन स्मॉल f दे रखा है जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और इंटरवल आपको दे रखा है a, b, और क्लोज इंटरवल है, और कंडीशन आपको दे रखी है स्मॉल एफ एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एफ डैश एक्स, तो उस केस में जो इंटीग्रेशन होगा स्मॉल एफ एक्स का डेफिनेट लिमिट a टू b के बीच में, तो उसे सॉल्व करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में। कैसे? कैपिटल एफ एक्स आएगा फंक्शन, सॉल्व करने के बाद जैसे हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करा, और इनिशियल लिमिट क्या होगी? लोअर लिमिट a, और अपर लिमिट क्या होगी? b। तो जैसे ही हम इस कंप्लीट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? पहले अपर लिमिट रखेंगे x की जगह एफ बी, पहले अपर लिमिट रखेंगे कैपिटल एफ बी, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे कैपिटल एफ ए। तो इस तरीके से अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास एक नंबर की फॉर्म में आएगा, कोई फंक्शन फॉर्म में नहीं आएगा। क्लियर हुआ? सो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। और मैं आपको बता दूं, यहां पर जो पहली प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, वो सबसे सिंपल प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करेंगे, एल्जेब्रिक प्रॉब्लम से, क्योंकि पहला जो सबसे सिंपल जो मैथमेटिकल फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं दैट विल बी अ एल्जेब्रिक फंक्शन। और एल्जेब्रिक में भी हम मोर देन वन टर्म्स वाले फंक्शंस लेंगे। तो पहला जो फंक्शंस दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है x के रेस्पेक्ट में। तो हमने लेट करा fx किसके इक्वलेंट है? 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो जिस भी फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, पहले उसे fx के इक्वल मान लीजिएगा और मेंशन कीजिएगा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब दोनों साइड आप इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन fx dx, एंड राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एंड विद रेस्पेक्ट टू x है तो dx लिखेंगे। क्लियर हुआ? अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, इंटीग्रेशन fx प्लस माइनस gx dx। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या दे रखा है? टर्म्स या तो एडिशन में दे रखा है, सब्ट्रैक्शन में, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे? अलग अलग टर्म्स पे अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? इंटीग्रेशन fx dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 2x dx। अब सबसे पहले फर्स्ट टर्म में जो कांस्टेंट है 3, उसे बाहर निकालिएगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 में भी पढ़ा और फॉर्मूला नंबर 3 में भी हमने पढ़ा स्टार्टिंग में कि जब भी हमें कांस्टेंट दे रखा होगा तो उसे इंटीग्रेशन से बाहर निकालना होगा और फिर फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो 3 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन होगा x की पावर 2 का x के रेस्पेक्ट में। लेकिन जो सेकंड टर्म है उसमें एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो उसे पहले न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, एक्स की पावर माइनस 2 बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस 2 dx। एंड नेक्स्ट लास्ट टर्म में जो दे रखा है 2, उसे बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से और इंटीग्रेशन x dx। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जैसे ही हम फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 का मतलब n की जगह क्या है? फर्स्ट टर्म में 2, तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3 x की पावर 3 अपॉन 3। सेकेंड टर्म में भी n की जगह क्या है? माइनस 2 है,
तो एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। थर्ड टर्म में क्या एक्स की पावर 1 है, तो -2 एक्स की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और साथ में क्या भी ऐड होकर चलेगा, सी भी ऐड होकर चलेगा। तो रिजल्ट क्या आ गया, 3 एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन -1 माइनस 2x² अपॉन 2 + c। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा जब आप कैंसिलेशन करेंगे कुछ टर्म्स को, तो x की पावर 3 -1 अपॉन x माइनस x² + c। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आते हैं, प्रॉब्लम नंबर सेकंड। अगर प्रॉब्लम्स में एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ साथ उनके साथ रेडिकल साइन भी दे रखा है, तो उनका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो सेकंड प्रॉब्लम में √x -1 अपॉन √x। तो सबसे पहले जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो उसका fx के इक्विवेलेंट मान लीजिएगा, एंड नेक्स्ट इंटीग्रेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी x के रेस्पेक्ट में। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, इंटीग्रल fx dx, राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में √x -1 अपॉन √x dx, यही बनेगा। √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, तो यहां पर n की जगह क्या हो जाएगा 1/2, तो इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 -1 अपॉन x की पावर 1/2 dx। और मैंने आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में भी बताया कि जब भी डिनोमिनेटर में पावर होगी वेरिएबल की, तो उसे आप न्यूमरेटर में लेके आएंगे, तो इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 माइनस x की पावर -1/2 dx। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो यहां पर क्या हो जाएगा, n की जगह 1/2 है और सेकंड टर्म में n की जगह -1/2 है, x की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1। फिर नेक्स्ट वाली टर्म में क्या आएगा, माइनस x की पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, और साथ में c भी ऐड आएगा। रिजल्ट 2/3 x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। तो इवेल्युएट इंटीग्रेशन sin x cos x dx। जिस भी फंक्शन का यहां पर हमें इंटीग्रेशन करना है, सबसे पहले उसे किसके इक्विवेलेंट मानेंगे, fx के इक्विवेलेंट। तो लेट कर लीजिएगा fx इक्वल्स टू sin x cos x। इंटीग्रेट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन fx dx इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन sin x cos x dx। अब मैंने आपको बेसिक फॉर्मूलाज में sin x का इंटीग्रेशन पढ़ाया है, cos x का क्या इंटीग्रेशन होता है ये भी पढ़ाया है, बट मैंने आपको किसी भी बेसिक फॉर्मूलाज में ये नहीं बताया कि sin x cos x का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसे सॉल्व करने का बेसिक फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है, वो ये है कि sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, और sin 2x का फॉर्मूला अगर 2 sin x cos x होता है, तो यहां पर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ sin x cos x। तो 2 sin x cos x बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड करना होगा 2 से। तो मल्टीप्लाई भी करा और डिवाइड भी करा 2 से, तो इंटीग्रेशन 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय 2 dx। तो न्यूमरेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sin 2x में। तो न्यूमरेटर sin 2x में कन्वर्ट हो गया, तो क्या बन गया, 1/2 को हम बाहर ले लेंगे जो डिनोमिनेटर में है, तो 1/2 बाहर लिया, इंटीग्रल sin 2x dx। 1/2 बाहर ही रहेगा। साइन का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। क्लियर हुआ। तो माइनस cos 2x, अब जो एंगल है 2x उसका डिफरेंशिएशन करके जो आएगा उसे हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो 1/2 ब्रैकेट में माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, माइनस cos 2x डिवाइड बाय 4 प्लस c। प्लस c क्यों आया, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं स्टूडेंट। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, इवेल्युएट इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x 3x प्लस 6 dx। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आता है वो बताया है बेसिक फॉर्मुलाज में, जो कि 10x होता है, बट यहां पर sec स्क्वायर x नहीं है, sec स्क्वायर 3x प्लस 6 है। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन जिसका हमें सॉल्व करना है उसे फंक्शन fx के इक्विवेलेंट मान लेंगे। तो लेट कीजिएगा, जरूरी नहीं है आप fx इक्वल माने, आप gx मान सकते हैं, आप zx मान सकते हैं। तो आप जो भी फंक्शन मानना चाहे उसके इक्विवेलेंट आप मान सकते हैं। तो लेट fx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x 3x प्लस 6, इंटीग्रेट करा दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन fx dx, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x 3x प्लस 6 dx।
अब dx क्यों है? क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। तो 10 3x प्लस 6 और जो ब्रैकेट में एंगल दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करके जो आएगा उसे डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो 10 3x प्लस 6 डिवाइडेड में 3 प्लस c। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया किसका? sec स्क्वायर x 3x प्लस 6 का इंटीग्रेशन का। एंजॉय किया होगा और आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी आपको रह जाती है या कोई डाउट रह जाता है तो आप अपना क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के मेंशन कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी इंटीग्रेशन के मेथड्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन को भी हम 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन का वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और थर्ड है इंटीग्रेशन फॉर सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड कीप फॉलोइंग द इनसाइट ऑफ फिजिक्स चैनल एंड enjoying the physics